हेलो एंड वेलकम बच्चों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य सिविल सेवा संस्थान दिल्ली में स्वागत है। तो ये साइंस सीरीज का सेकेंड वीडियो है जो कि बिहार बोर्ड के द्वारा ऑफिशियली जारी किया गया है ये मॉडल सेट, और इसलिए इसे बनाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन गया है आप लोगों के लिए। क्योंकि अगर आप लोग इसे पढ़ के नहीं जाते हैं एग्जाम में तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डिट्टो उठा करके एग्जाम में पुट कर देगा। और अगर आप लोग नहीं पढ़े रहेंगे, इसे नहीं देखे रहेंगे, तो कैसे पता चलेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ऑब्जेक्टिव में या नहीं आएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव का साइंस सीरीज का सेकेंड वीडियो है। इससे पहले आप लोग फर्स्ट वीडियो देख लीजिए। और वैसे नॉर्मल जो मॉडल सेट होता है उसका मैंने सारा का सारा वीडियो अपलोड कर दिया है यूट्यूब पर, और आप लोग सभी सब्जेक्ट का देख सकते हैं वहाँ से जा कर के। और साथ में अगर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिहार बोर्ड का के द्वारा जो जारी किया गया वो मॉडल सेट देखना है, तो इसलिए ये वीडियो आप मिस नहीं कीजिए, बिल्कुल भी नहीं मिस करना है। तो चलिए आगे चलते हैं। 41 में बोल रहा है कि 1 मिली एम्पेयर बराबर होता है ए 10⁻³ एम्पियर, बी 10⁻²एम्पियर, सी 10⁻⁻1 एम्पियर एंड डी 10⁻⁻6 एम्पियर। तो ए आंसर होगा इसका 10⁻³ एंड 42 में बोल रहा है कि डीजल का उपयोग होता है ए भारी वाहनों में, बी रेल के इंजनों में, सी विद्युत उत्पादन में। इनमें से सभी होगा इसका आंसर 42 का डी होगा आंसर। समझ गए, हर जगह डीजल का उपयोग होता है। आप लोग कोई भी वाहन चलाते हैं, चाहे वो रेलवे का हो या बस हो, ट्रक हो, टेम्पो रिक्शा, कुछ भी हो, या विद्युत उत्पादन करने में हर जगह इसका उपयोग होता है। 43 में बोल रहा है कि सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है। सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है ए प्रकाश ऊर्जा में, बी गतिज ऊर्जा में, सी ताप ऊर्जा में और डी विद्युत ऊर्जा में। तो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है सौर सेल सौर ऊर्जा को। सोना की परमाणु संख्या है 44 क्वेश्चन में बोल रहा है कि सोना की परमाणु संख्या है ए 29, बी 89, सी 79 एंड डी 39। तो 79 इसका आंसर होगा। सोना का परमाणु संख्या 79 यानी कि 79 होता है। 45 में बोल रहा है कि निम्न में कौन ऑक्सीजन की क्रिया नहीं है ए दहन, बी श्वसन, सी भोजन का पचना और डी अवक्षेपण। तो अवक्षेपण जो है ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, समझिए, ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है अवक्षेपण। 46 में बोल रहा है कि ऑक्सीजन की संयोजकता होती है 2 होगा इसका आंसर। ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होगा 46 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि ऑक्सीजन में टोटल जो परमाणु संख्या होता है ऑक्सीजन का वो 8 होता है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होती है और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या 8 8 होती है। तो जो अगर आप लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2 और 6 होगा। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। तो दूसरी कक्षा में जो है 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन सबसे लास्ट कक्षा में होना कितना चाहिए टोटल इलेक्ट्रॉन? कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो इसीलिए ये ऑक्सीजन की संयोजकता, यानी कि संयोजन बनाने के लिए किसी तत्व के साथ संयोजन बनाने के लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है 8 पुराने के लिए, इसलिए सी आंसर होगा इसका। 47 में बोल रहा है कि अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होना चाहिए ए 5.6, बी 5.6 से कम, सी 5.6 से अधिक, डी 7। तो अम्लीय वर्षा के लिए पीएच का मान 5.6 से कम होना चाहिए। 5.6 या 5.6 से कम आप लोग बोल सकते हैं इसका, समझ गए। तो इसीलिए बी आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 48 नंबर देखते हैं। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है ए एथेनोइक अम्ल, बी सिट्रिक अम्ल, सी मेथेनोइक अम्ल और डी ऑक्जेलिक अम्ल। तो देखिए, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मेथेनोइक अम्ल को फॉर्मिक अम्ल भी कहा जाता है, और चींटी के डंक से में जो है मेथेनोइक अम्ल यानी कि फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, और इसलिए जब वो काटती है चींटी हम लोगों को तो बहुत दर्द करता है, बहुत ज़्यादा ही दर्द करता है। इसीलिए इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है ए इस्पात, बी पीतल, सी नरम लोहा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस्पात का उपयोग होता है, समझ गए। 50 में बोल रहा है कि जब किसी
चालक तार से विद्युत प्रवाहित होती है तब गतिशील कण क्या है? ए परमाणु, बी आयन, सी प्रोटॉन, डी इलेक्ट्रॉन। डी इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन ही होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही प्रवाहित होती है। प्रोटॉन तो उसका नाभिक होता है, उसमें होता है। 51 में बोल रहा है कि ओम का नियम है V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आर स्क्वायर आई, V इक्वल टू आई स्क्वायर आर, V इक्वल टू आई प्लस आर। तो आई आर होगा इसका आंसर, V इक्वल टू आई आर। 51 का ए आंसर होगा। 52 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? ए जूल, बी वाट, सी एम्पियर एंड डी तो वोल्ट होता है विभवांतर का ऐसा यूनिट। 53 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि एमीटर का प्रतिरोध होता है ए छोटा, बी बड़ा, सी बहुत छोटा, डी इनमें से कोई नहीं है। तो बहुत छोटा होता है प्रतिरोध एमीटर का। 54 में बोल रहा है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है? ए तांबा, बी नाइक्रोम, सी सीसा और डी टंगस्टन। तो टंगस्टन का बना होता है विद्युत बल्ब का फिलामेंट। 55 क्वेश्चन देख लेते हैं अब। रियोस्टैट का उद्देश्य क्या है? रियोस्टैट का उद्देश्य क्या है? ए धारा के परिमाण में वृद्धि, बी धारा के परिमाण में कमी, सी धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी, डी इनमें से कोई नहीं। तो धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी से इसका मतलब है रियोस्टैट से, समझ गए। 55 तक देख लिए हम लोग। अब 56 देखते हैं। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक होता है? ए वोल्ट, बी ओम, सी जूल और डी कूलॉम। तो 56 का आंसर जो होगा साफ साफ दिख रहा है कि कूलॉम होता है विद्युत आवेश का, यानी कि चार्ज का यूनिट, ऐसा है मात्रक। 57 में बोल रहा है कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं? ए उपधातु, बी धातु, सी अधातु और डी मिश्र धातु। तो धातु होगा इसका आंसर। देखिए ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं वो धातु कहलाते हैं, क्योंकि धातु ही इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं 58 का क्वेश्चन कि लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं? ए विद्युत लेपन क्रिया, बी संक्षारण, सी गैल्वनीकरण एंड डी विद्युत अवघटन। तो गैल्वनीकरण कहा जाता है और इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 58 का आंसर हाँ सही है, गैल्वनीकरण ही होगा। लोहा पर जिंक लेपित करने की प्रक्रिया को गैल्वनीकरण कहा जाता है। अब 59 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा संयोजी यौगिक है? ए NaCl, बी CaCl2, सी CH4, डी Na2। NaCl का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है, इसे नमक भी कहा जाता है। बी CaCl2, इसे कैल्शियम क्लोराइड कहा जाता है। CH4 का मतलब मीथेन होता है और Na2 सोडियम ऑक्साइड आप लोग बोल सकते हैं इसको। तो 59 का आंसर जो होगा CH4 होगा, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन सहसंयोजी यौगिक मिल करके बनाते हैं, समझ गए। तो 60 में बोल रहा है अब कि आभूषण बनाने वाला सोना होता है 22 कैरेट का होता है। देखिए जो शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है, लेकिन 24 कैरेट के सोने से अगर आप लोग आभूषण बनाना चाहते हैं तो वो आभूषण नहीं बनेगा, वो बहुत नर्म होता है, नरम होगा और वो अपने आप मुड़ जाएगा। इसलिए इसमें कुछ अशुद्धियाँ मिलाई जाती है और तब जा कर के आभूषण बनाया जाता है सोना में। तो 22 कैरेट हुआ इसका आंसर और इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा 60 का, समझ गए। अब 61 में बोल रहा है कि निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? ए आयोडीन, बी सिलिकॉन, सी आर्गन और डी ब्रोमीन। तो सी होगा उत्कृष्ट तत्व 61 का, ऑप्शन नंबर सी। 62 में बोल रहा है कि ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को कहते हैं? ए कांसा, बी पीतल, सी सोल्डर और डी ड्यूरालुमिन। तो ये मिश्र धातु पर तो एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा ही पूछेगा, आप लोग को मिश्र धातु के बारे में इसलिए पता होना चाहिए। तो कांसा जो है तांबा और टीन को मिला करके बनाया जाता है। तांबा और टीन के मिलने से जो मिश्र धातु बनता है उसे कांसा कहते हैं। 63 में बोल रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका ज़्यादा सोचने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है 63 में, और इसका आंसर होगा बी CaSO4 × ½ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का
रासायनिक सूत्र होता है। 64 में बोल रहा है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं ए प्रबल क्षार, बी प्रबल अम्ल, सी लवण और डी क्षार। तो लवण बोलेंगे हम लोग 64 का, इसलिए सी आंसर होगा। 65 में बोल रहा है कि शोषण के अंतिम उत्पाद है ए CO2 और H2O, बी CO2 और ऊर्जा, सी H2O और ऊर्जा, डी CO2 H2O और ऊर्जा। देखिए CO2 का यहाँ पर मतलब हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, H2O का मतलब हुआ जल, और तो यही दो फॉर्मूला है यहाँ पर। तो शोषण के अंतिम उत्पाद जो है वो आपका CO2 और H2O होगा, साथ में ऊर्जा होगा, तो इसलिए 65 का डी आंसर होगा। अब 66 क्वेश्चन देखते हैं। दांत की सबसे ऊपरी परत है ए डेंटाइन, बी इनामेल, सी अस्थि और डी क्राउन। तो इसका आंसर होगा बी इनेमल। इनेमल इंग्लिश में बोला जाता है और हिंदी में आप लोग इनामेल लिखते हैं। तो दांत के सबसे ऊपरी परत पर इनामेल पाया जाता है और ये एक मानव शरीर का सबसे मजबूत पार्ट माना जाता है इनामेल का, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में भी पूछ देगा, तो इसलिए जान लीजिए। और ये हम लोगों को दांत को सड़ने से बचाता है, इनामेल परत जो होता है। 67 में बोल रहा है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है ए आमाशय, बी छोटी आंत, सी ग्रास नली और डी बड़ी आंत। तो छोटी आंत जो होगा सबसे लंबा होता है। 68 में बोल रहा है कि परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं। परागकण निम्नलिखित में से किसके अंदर बनते हैं। ए परागकोश, बी अंडाशय, सी वर्तिका और डी पतियाँ। तो परागकोश के अंदर ही परागकण बनेगा, परागकोश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। ए इसका आंसर आप लोग टिक लगाएंगे। 69 में बोल रहा है कि चालनी नालिकाएँ पाई जाती ए जंतुओं में, बी जाइलम में, सी फ्लोएम में और डी एक कोशिकीय पौधों में। तो फ्लोएम में चालनी नलिकाएँ पाई जाती, समझ गए, फ्लोएम में। अब 70 में बोल रहा है कि आरबीसी की जीवन अवधि होती है 120 डेज होता है आरबीसी का, यानी कि रेड ब्लड सेल्स का जीवन अवधि। तो इसको आप लोग याद रख लीजिए, क्योंकि ये क्राइम करने वाली चीज़ है, इसमें कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। वहीं WBC का आप लोगों से पूछिए तो बहुत कम इसका उम्र होता है। WBC का 4 दिन लगभग होता है, तो आप लोग इसको भी आप लोग याद कर लीजिए। 71 में बोल रहा है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है ए अस्थि कोशिका, बी पेशी कोशिका, सी न्यूरॉन और डी मास्टर सेल। तो सी इसका आंसर होगा न्यूरॉन। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन है और इसलिए 71 का सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अंडाणु निषेचित होता है ए योनि में, बी गर्भाशय में, सी अंडाशय में और डी फैलोपियन नालिका में। तो अंडाणु जो है निषेचित होता है आपका फैलोपियन नालिका में, यहाँ पर इसका आंसर डी होगा 72 का। 73 में बोल रहा है कि वनस्पति तेलों में होती है ए लंबी संतृप्त हाइड्रोजन श्रृंखलाएं, बी लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं, सी लघु असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं, डी लघु संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं। तो वनस्पति तेलों में लंबी संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होता है। 74 में बोल रहा है कि ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव है। ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव है, तो 2 होगा। 75 में बोल रहा है कि मेंडलीफ के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है। मेंडलीफ के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का तो परमाणु भार यानी कि परमाणु द्रव्यमान होगा इसका आंसर। और मोसले के आवर्त नियम में परमाणु संख्या को वर्गीकरण का आधार माना गया है। देखिए मेंडलीफ के आवर्त सारणी में परमाणु द्रव्यमान यानी कि परमाणु भार को माना गया है, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी होगा। लेकिन वो यहीं पर आपका क्वेश्चन आ जाएगा कि अगर मोसले के आवर्त सारणी में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है, तो वो परमाणु संख्या होगा। इसको आप लोग अलग से याद कर लेंगे ताकि एग्जाम में कन्फ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। 76 में बोल रहा है कि अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात है। अमोनिया का केमिकल फार्मूला यानी कि रासायनिक सूत्र क्या होता है, NH3। NH3 होता है रासायनिक फार्मूला। तो इसलिए यहाँ पर नाइट्रोजन का 1 अणु है और हाइड्रोजन का 3 अणु है, तो नाइट्रोजन इज टू हाइड्रोजन यानी कि नाइट्रोजन बटा हाइड्रोजन पूछा है तो 1/3 होगा। और इसलिए 76 का आंसर जो है वो आपका डी हो जाएगा। तो डी आप टिक कर लेंगे।
77 में बोल रहा है कि निम्न में कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव है? ए एथेन, बी एथाइन, सी एथेनॉल एंड डी मेथेन। तो 77 का सी होगा। एथेनॉल जो है कमरे के तापक्रम यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर एथेनॉल होता है। 78 में बोल रहा है कि सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ए गंधका अम्ल, बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी फॉर्मिक अम्ल और डी एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में। अब 79 में देख लेते हैं, निम्न में कौन कार्बन के अपर रूप हैं? ए ग्रेफाइट, बी हीरा, सी फुलेरिन और डी इनमें सभी। तो इनमें सभी होगा इसका आंसर, ऑप्शन डी होगा। अब 80 नंबर में बोल रहा है कि एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। ए समावयवी, बी अपर रूप, सी उत्प्रेरक, डी बहुलक। तो समावयवी कहलाते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन ए होगा। तो अगर बच्चों आप लोगों को अच्छा लगता है ये वीडियो तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है, और इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच सके। और आप लोग जानते हैं कि गुरु दक्षिणा के बिना ज्ञान कहा जाता है कि सफल नहीं होता है। गुरु दक्षिणा के बिना सफल नहीं होता है ज्ञान, और इसलिए आप लोग प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हमें ज़्यादा चीज़ नहीं चाहिए आप लोगों से गुरु दक्षिणा में, सिर्फ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। तो चलिए आगे मिलते हैं हम आपसे।